हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान द्वारा J-10 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए थे, जिसके अंतर्गत ये क्लेम करते हैं कि इनके J-10 ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को मारा है, जिसमें ये 3 रफाल का क्लेम करते हैं। और अगर प्रूफ की बात करें तो इनके द्वारा तो एक भी प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, पर सबूत की बात करें तो लाइकली 1 रफाल की क्रैश के मिलते हैं। बाकी जो सीरियल नंबर्स ये क्लेम कर रहे थे उसमें से 2 फ्लाई होते हुए देखे जा चुके हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जो नंबर थे उनको बढ़ा चढ़ाकर ये J-10 के फेवर में न्यूज़ बटोरना चाहते थे और इसको एज अ पब्लिसिटी स्टंट यूज़ किया गया है। और ये चीज़ अमेरिकन रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आई है और फ्रेंच रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आई है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। वहीं पर हाल ही में एक इंटरव्यू आया है जहाँ पर चाइनीज़ इंजीनियर्स क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान को असिस्ट किया, जो इसकी मदद से ये रफाल को शूट डाउन कर पाए थे। तो इस सारे प्रोपेगेंडा को हम एनालाइज करेंगे और प्रैक्टिकल एनालिसिस यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जो J-10 के लिए हवा बनाई जा रही है वो कितनी हवाबाजी है, इसका विश्लेषण होगा। तो एक रफाल डेफिनेटली शूट डाउन हुआ है, लाइकली BS-001, और ये बठिंडा के पास हुआ है। कुछ फोटोग्राफ्स और इमेजेस यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं जो कि ये चीज़ प्रूव करती हैं। अब कंफर्मेशन इस चीज़ को लेकर नहीं है कि क्या ये PL-15 द्वारा ही शूट डाउन किया गया है, जो कि पाकिस्तान द्वारा फायर करी गई है, या फिर यहाँ पर किसी सरफेस टू एयर मिसाइल का निशाना ये प्लेटफॉर्म बना है। बाकी ये चीज़ भी हम क्लियर कर दें, पहले भी हमने करी है कि जब ऐसे मिशंस परफॉर्म किए जाते हैं तो कुछ नुकसान एंटिसिपेट करके चला जाता है, क्योंकि एनिमी एयरफोर्स बिल्कुल ज़ीरो तो है नहीं, साथ में वो फुल अलर्ट पर है। तो आप जब यहाँ जाके एनिमी एयर स्पेस में घुसकर उनके अंदर जाकर अटैक कर रहे हैं, उस अटैक का वीडियो बना रहे हैं, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करके चली जाती है कि हो सकता है आपकी तरफ अटैक हो और आपका नुकसान भी हो। खासकर जब यहाँ पर आपको नैरेटिव सेट करना है कि हम दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं कर रहे हैं, जो आतंकी हैं उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं, तो आप मिलिट्री को अटैक करना अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक डिसएडवांटेज की पोजीशन पर आप पहले ही आ जाते हैं। आपके पास सुपीरियर वेपन है, लेकिन जब आपको वो शुरुआत में इस्तेमाल ही नहीं करना है तो वो एडवांटेज आप लूज़ कर रहे हैं। तो रफाल को मेटियोर के थ्रू लुक फर्स्ट शूट फर्स्ट की कैपेबिलिटी मिलती है, लेकिन अगर आपके पास परमिशन नहीं है, जब तक एनिमी शूट नहीं करता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये करना भी ज़रूरी था, हमने ये भी डिस्कस किया था। अगर हम डायरेक्टली इनकी मिलिट्री पर अटैक करते या फिर सीड और डेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके ये अटैक करते, तो मैसेज ये जाता कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, जो कि हमें नहीं देना था। ये चीज़ हम तब करने वाले थे जब पाकिस्तान द्वारा इसका जवाब दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो रही थी कि आतंकियों को पाकिस्तानी मिलिट्री बैक करती है, इसलिए उनका बदला लेने आई है। और ये नैरेटिव 2-3 प्लेटफॉर्म लूज़ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप देख सकते हैं कि कैसे जब ईरान पर US और इजराइल ने अटैक किया है तो ऑलमोस्ट इनके एलाइज भी इनके अगेंस्ट चले गए हैं और इसको अनजस्ट कह रहे हैं। सेम चीज़ जब रशिया ने यूक्रेन पर करी थी, पर इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया तो एक भी कंट्री नहीं आई जो कि इंडिया को यहाँ पर अपोज कर रही थी। इवन अरब कंट्रीज़ द्वारा भी ये चीज़ नहीं करी गई थी। तो नैरेटिव इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए ये मिशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे गए थे जो कि हमें डिसएडवांटेज दे रहा था, उसका नुकसान भी हमें हुआ जो कि एंटिसिपेट करके चला जा रहा था। तो लाइकली 3 एयरक्राफ्ट हमने लूज़ किए हैं। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स की या इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें, जो पाकिस्तान ने 5 से 7 फिर अब 8 नंबर बढ़ा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कोई प्रूफ नहीं मिलते हैं, जिनके मिलते हैं वो 3 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से 1 रफाल है। तो बठिंडा के पास ये प्लेटफॉर्म क्रैश हुआ है शूट होने के बाद। अगर हम मान के भी चलें PL-15 से हुआ है, क्योंकि मल्टीपल इंटैक्ट PL-15 यहाँ पर मिली हैं, तो ये चीज़ प्रूव नहीं होती है कि ये शॉट 200 किलोमीटर की रेंज से लिया गया था, क्योंकि बठिंडा बॉर्डर से इतना दूर नहीं है। और एयरक्राफ्ट डेफिनेटली अगर पहले शूट हुआ है तो भी वो कई किलोमीटर कवर करके गिरता है। तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि PL-15 145 किलोमीटर की रेंज वाली थी यहाँ पर, लेकिन 200 किलोमीटर की अचीव करी गई है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये मानकर हम चलते हैं कि PL-15 से ही ये काम हुआ है, तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता है किसी भी कंडीशन में कि 200 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर PL-15 ने अचीव करते हुए टारगेट हिट किया है। ये चाइना का झूठा नैरेटिव है जो कि पाकिस्तान पपेट की तरह बोले जा रहा है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप BVR कॉम्बैट को समझें तो BVR कॉम्बैट में जो पहले शूट करता है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप मिसाइल शूट करेंगे तो एनिमी को कोल्ड जाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, और जब एनिमी कोल्ड जाता है तो आप अपने आप को पुश करते हुए और आगे तक जा सकते हैं
और उसे निशाना बना सकते हैं। तो अब भले ही आप एक कैपेबल प्लेटफॉर्म हो, लेकिन अगर आप पहले शूट नहीं कर रहे हैं तो आप डिसएडवांटेज की पोजीशन में आ गए। और ये हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास वो परमिशन नहीं थी, और लाइकली यहाँ पर जो PL-15 फायर भी करी गई होगी रफाल की तरफ, ये तब करी गई है जब एयरक्राफ्ट अपना काम करके वापस आ रहा था। कैसे? क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो हिट हुए हैं सक्सेसफुली और उनका वीडियो तक बना है, जो कि प्रूव करता है कि जब यहाँ पर इनको निशाना बनाया जा रहा था तो एयरक्राफ्ट को किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं मिला था। अगर आपकी मुस्तैदी इतनी थी तो ये टारगेट हिट नहीं होने चाहिए थे, और हिट हो भी रहे थे तो इनका वीडियो तो नहीं ही बनना चाहिए था। तो ये चीज़ बेसिक लॉजिक से इस्टेब्लिश हो रही है कि जब एयरक्राफ्ट टारगेट को हिट करने गया था तब कोई रेजिस्टेंस उसको नहीं झेलना पड़ा था। लाइकली जब टारगेट हिट करके एयरक्राफ्ट वापस आ रहा था तो पाकिस्तान के पास जो भी कुछ था इन्होंने फायर किया है। और ये कैसे पता लगता है? मल्टीपल इंटैक्ट PL-15s इंडिया में मिली हैं, जो कि शोकेस करती हैं कि इन मिसाइल्स को डॉज किया गया है। और जब आप कोल्ड जा रहे होते हैं तो फिर से एंगेज करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट मोड़ना पड़ता है, जो कि लाइकली यहाँ पर नहीं किया गया क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था। तो डिफेंड करके लैंड करना ही यहाँ पर मिशन था, जिसके बाद पब्लिकली अनाउंस चीज़ों को किया जाता। और पाकिस्तान अगर वहाँ से हमारे बेसिस पर अटैक करने की कोशिश करता तो हमारे पास अथॉरिटी होती कि हम पाकिस्तान पर पूरी तरीके से अटैक करना स्टार्ट करते, जो कि बाद में किया गया, लेकिन उस समय ये चीज़ नहीं करी गई। तो कोल्ड जाते हुए एयरक्राफ्ट को हिट करना, जहाँ पर अपने मल्टीपल मिसाइल्स फायर करी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये फेयर फाइट नहीं थी। फेयर फाइट तब होती जब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को इंगेज करने के ही पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहे होते। साथ ही साथ यहाँ पर एक डिसएडवांटेज रफाल के पास ये भी था कि जो टोड डिकॉय हमने ऑर्डर किए थे रफाल के साथ, वो हमें रिसीव नहीं हुए थे। अगर एक्स गार्ड यहाँ पर अवेलेबल होता तो लाइकली ये रफाल भी हमें लूज़ ना करना पड़ता, क्योंकि EW कैपेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म की पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि प्रूव होती है मल्टीपल इंटैक्ट PL-15 के मिलने से। पर एक्स गार्ड के साथ ये चीज़ फर्दर एनहेंस होती। शायद इसलिए इंडियन एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस रफाल पर और बढ़ा, क्योंकि स्पेक्ट्रा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो जो ब्लूमबर्ग को CDS ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने टैक्टिकल मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और कहा कि ये चीज़ हमने करेक्ट करी, क्यों गिरे थे ये हम समझे। और उसके बाद 2 दिन बाद जब हमने फ्लाई किया तो सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए बिना किसी लॉस के, और एनिमी के पास मौका भी नहीं मिला कि वो जवाब दे पाए। तो CDS ने ये चीज़ इंग्लिश में कही और इसलिए पाकिस्तानी इसका गलत मतलब निकाल कर ये कहने लगे कि 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स ग्राउंडेड थी, जबकि CDS ने ये चीज़ कही भी नहीं। उन्होंने बस ये कहा था कि 2 दिन बाद जब हमने फ्लाई किया है। 2 दिन तक फ्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 दिन तक नीड नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों साइड से ड्रोन्स का यूज़ हो रहा था और एयरक्राफ्ट से अटैक नहीं हो रहा था। S-400 की वजह से पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने ही एयर स्पेस में सेफ नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान द्वारा मल्टीपल ड्रोन्स को इंडिया की साइड पर भेजा गया और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पर पड़ी ही नहीं, और इंडिया ने भी अपने कामिकाज़े ड्रोन्स को पाकिस्तान पर फायर किया। वरना यहाँ पर लॉजिकल सवाल ये उठता है कि अगर इंडियन एयरफोर्स 2 दिन तक ग्राउंडेड थी तब तो पाकिस्तान एयरफोर्स को तबाही मचा देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान को तो फ्री हैंड मिल जाता ना। जब इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से ग्राउंडेड है तब तो आपको पूरे एयरबेसेस उड़ा देने चाहिए थे इंडिया के, वो आप क्यों नहीं कर पाए? खैर, टेक्टिकल मिस्टेक की बात करें तो टेक्टिकल मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि हमने शुरुआत में पाकिस्तानी मिलिट्री को अटैक नहीं किया था और हम यहाँ पर ज़्यादा क्लोज चले गए थे, जबकि हमारी कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस से भी प्रिसाइजली अटैक कर सकते हैं। अब हम क्लोज क्यों गए थे? क्योंकि हमें एविडेंस लेना था। बालाकोट स्ट्राइक के दौरान सवाल पूछे जा रहे थे कि स्ट्राइक हुई है तो वीडियो दिखाइए। यहाँ पर वीडियो बनाए गए हैं। तो पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमसे डर के पास नहीं आ रहे थे। तो गधों को टैक्टिक्स सिखाना ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारे पास 30 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है और मेरे पास 50 किलोमीटर की है, तो मैं तुम्हारे 30 किलोमीटर के रेंज पर क्यों जाऊंगा? सिंपल लॉजिकल बात यह है कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करूंगा, 50 किलोमीटर की रेंज से तुमको निशाना बनाऊंगा। हमें बच्चों को कहानी नहीं सुनानी है कि हमारे इतने ब्रेव थे कि 50 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल थी, हम 30 किलोमीटर में घुस गए, उसके बाद हमने मारने की कोशिश करी और एयरक्राफ्ट शूट हो गया। ये कहानियाँ पाकिस्तान में बनती हैं जहाँ पर इनके मेमोरियल बनाए जाते हैं। रियलिटी ये है कि मॉडर्न कॉम्बैट में स्मार्ट वही है जो कि एनिमी की कैपेबिलिटी को समझता हो और उसके हिसाब से मिशन प्रिपेयर करता हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैटर करते हैं। सिमिलरली जैसे इंडिया की S-400 एक्टिव थी, तो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट अपने खुद के एयर स्पेस में 400 किलोमीटर की रेंज पर सेफ नहीं थे, और जब मल्टीपल एयरक्राफ्ट शूट हुए वहाँ पर, तब इनको ये चीज़ समझ में आई और उन्होंने ये अटेम्प्ट बंद कर दिए। तो यही बात होती है कि आपको एनिमी की कैपेबिलिटी को समझना है और उसके हिसाब से इम्प्रोवाइज करना है। तो नो रिटर्न वाले जो मिशंस होते हैं, ये वही
करने की कोशिश करता है जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, जो कि पाकिस्तान ने कोशिश करी थी S-400 को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो ये कर नहीं पाए थे, लेकिन बाद में इसका प्रोपेगेंडा ज़रूर चला दिया था। खैर, यहाँ पर लॉजिकल सवाल ये है कि अगर डे 1 में J-10 PL-15 के साथ इतना सक्सेसफुल था कि उसने रफाल को शूट कर दिया, तो जब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एक्चुअल में इनके बेसिस को निशाना बना रहे थे जहाँ से ये टेक ऑफ करते हैं, तब J-10 PL-15 के साथ कहाँ था? तो ये एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, 200 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल इसके पास है, तो तब ये कहाँ था इस कैपेबिलिटी के साथ? रियलिटी यहाँ पर ये है कि जब एक्चुअल में मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ग्राउंड जब फेयर हुआ, तो J-10 वहाँ से भाग गया। मल्टीपल स्कैल्प मिसाइल रफाल ने फायर करी, मीटियोर फायर नहीं करी गई क्योंकि BVR मिसाइल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और वो हिट प्रोबेबिलिटी पर काम करती हैं। BVR में अगर आपको मिसाइल फायर करनी है तो ये इंश्योर करना होता है कि जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो डिसेंट हो। पाकिस्तान ने जितनी PL-15 मिसाइल वेस्ट करी हैं, ये शोकेस करता है कि इन्होंने स्प्रे और प्रे टेक्निक का इस्तेमाल किया है, अंधाधुन फायर करी है, लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने वो गलती नहीं करी है। और वो गलती क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप मीटियोर की हाई हिट प्रोबेबिलिटी रेंज पर आए ही नहीं, यानी कि 200 किलोमीटर की रेंज में भी इनके फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं थे जब हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, और इसलिए ईजिली हमने अपना पेलोड गिराया है और सारे टारगेट प्रिसाइजली हिट किए हैं। बाकी ये बात भी हम ऐड करना चाहेंगे कि ये लोग कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 200 किलोमीटर पीछे रहते हुए ही अपने पेलोड गिरा है पाकिस्तान एयरफोर्स से बचने के लिए, और इसलिए पाकिस्तान उनको इंगेज नहीं कर पाया। जबकि रियलिटी ये है कि यहाँ पर कई ऐसे वेपन्स गिराए गए हैं जिनकी इतनी रेंज ही नहीं है, जैसे कि हैमर मिसाइल जो कि 70 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करती है, जो कि शोकेस करता है कि रफाल इतना क्लोज इंटरनेशनल बॉर्डर्स के गए थे। रियलिटी ये है कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये खुद अपने एयर स्पेस में इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर पीछे थे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मल्टीपल एयरक्राफ्ट इनके शूट डाउन हुए तो इनको कॉन्फिडेंस चला गया, और यही रीज़न है कि जो इनके पेलोड हैं ये इन्होंने किसी तरीके से ड्रॉप किए हैं और एक भी इसलिए निशाने पर नहीं गिरा है। ये चीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारे यहाँ कुछ डेथ्स हुई हैं लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुई है, इसलिए कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है, क्योंकि ये खुद किसी तरीके से पेलोड गिरा पा रहे थे। इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि ये प्रॉपरली निशाना लेकर गाइडेंस लास्ट तक प्रोवाइड कराते हुए पेलोड गिरा पाएँ, और ये कॉन्फिडेंस लाने की जो जिम्मेदारी है इनके बेस्ट फाइटर J-10 की होनी चाहिए थी, जहाँ पर वो इंश्योर करता कि इंडियन फाइटर्स जो हैं वो इनको इंगेज ना करें, जो कि ये कर नहीं पाया। ये खुद मैदान छोड़कर भाग गया था। वरना अगर आपके पास 200 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो कि टारगेट्स इंगेज कर सकती है, तो आपको वहीं पर होना चाहिए था और इंडियन फाइटर्स को अपना पेलोड गिराने से रोकना चाहिए था, जो कि आप नहीं कर पाए। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाने की कोशिश करी, और जो हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म गिरे उसको इन्होंने पब्लिसाइज किया पेड प्रोपेगेंडा के थ्रू भी, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली। जो रफाल के ऑपरेटर्स थे उन्होंने अभी भी इन पर कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि मिलिट्री जो है वो मिलिट्री टैक्टिक्स के बिहाफ पर डिसीजन लेती है। उन्होंने जो पूरा इंसिडेंट है उसको लॉजिकली स्टडी किया है और उसके बाद उनको समझ में आया कि कौन सा प्लेटफॉर्म सुपीरियर है। तो ये चीज़ खाली हम नहीं कह रहे हैं, एक स्विस रिपोर्ट है रूसी की, यानी कि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पाकिस्तानी एयर स्पेस डोमिनेंस को बताती है। ये इंडिपेंडेंट स्टडी है और इसको कोई फंड नहीं करता। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेस द्वारा भी ये चीज़ एक्नॉलेज करी गई और उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी पोस्ट करी जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में हुए डिवास्टेशन को दिखाती है। तो इनका जो गार्डियन है J-10, ये ना 7 तारीख को कुछ कर पाया जब ये एक्चुअल में एडवांटेज की पोजीशन में थे, क्योंकि इनका मेन काम यही था कि इंडियन एयरफोर्स को रोका जाए ताकि इनकी कंट्री में अटैक ना हो। जब एयरक्राफ्ट अटैक करके जा रहा है तब आप उस पर अटैक कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर बॉडीगार्ड रखा है तो मैंने इसलिए रखा है ताकि मेरी जान बचे। मेरे को कोई गोली मार के चला जाए उसके बाद तुम उसे गोली मारो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दुनिया पाकिस्तान नहीं है। जो लोग मिलिट्री टैक्टिक्स को समझते हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इसलिए जब US और इजराइल द्वारा भी ईरान पर अटैक किया जा रहा था, मल्टीपल टारगेट्स उन्होंने टेक डाउन किए और उनका जो कुछ नुकसान हुआ है, जिसमें F-15s, F-18s, F-35, हरक्यूलिस जैसे प्लेटफॉर्म्स शूट किए गए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो
तो उसको लेकर कोई नहीं कहता है कि यूएस मिलिट्री यहाँ पर फेल कर गई। वो दूसरी चीज़ों की वजह से कहा जाता है, जिस ऑब्जेक्टिव की वजह से मिशन स्टार्ट किया गया था उसकी वजह से कहा जाता है। यूएस मिलिट्री ने जितने भी टारगेट सेलेक्ट किए सारे डिस्ट्रॉय किए हैं, पर रजीम चेंज यहाँ पर नहीं हो पाया, इसलिए यूएस को यहाँ पर फेलियर बताया जाता है और वो बिना ग्राउंड इन्वेजन के नहीं हो सकता। तो प्रोपागेंडा विक्ट्री रियल विक्ट्री नहीं होती है। ये आप अपनी आवाम के बीच में कर सकते हैं, ये उन लोगों के साथ आप कर सकते हैं जिनको ये नहीं पता कि मिलिट्री कैसे ऑपरेट करती है। लेकिन दुनिया भर में जो मिलिट्रीज़ हैं जो कि एक्चुअली स्टडी करती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, वो ये चीज़ मानती हैं कि इंडियन एयरफोर्स का डोमिनेंस यहाँ पर रहा था और J-10 ने कोई करिश्मा नहीं किया है, वरना J-10 के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पड़ते जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रफाल के साथ ये केस ज़रूर दिखाई दे रहा है जहाँ पर उनको मेगा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।